और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये हमारा नहीं है, ये जीके का है। दिस इज नॉट रिलेटेड विद अस। अब ये बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं इसमें, देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप जैसे महान बच्चों की मैं बात बताऊं जो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, कुछ महान बच्चे क्या कह रहे हैं इसमें, मैडम इंडिया और वर्ल्ड की सारी लाइब्रेरी पढ़नी है। तो भाई तू साल भर तक इंडिया और वर्ल्ड की लाइब्रेरी पढ़ता रही हो और एक भी क्वेश्चन आ जाए तो बता दियो। ये बच्चे बहुत बोलते थे कि मैम ये सिलेबस में दिया है और वो भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने। तो भाई अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कोई लाइब्रेरी साइंस के विद्वान बैठे हैं क्या, जो नहीं हो सकता। तू नहीं मैम हमें क्या करनी है, मैंने कहा तू पढ़ भाई पढ़, तू बोस्टन लाइब्रेरी पढ़, अमेरिका की लाइब्रेरी पढ़, न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी भी पढ़ ले, और भारत और पाकिस्तान को भी मत छोड़ियो, लाइब्रेरी पढ़ता रहे तू, क्लासिफिकेशन छोड़ दे, कैटेलॉगिंग भी छोड़ दे। अब मुझे बताओ 2022 में क्या भारत, और ये मैं सोशल मीडिया पर बोलती हूँ, और अगर मैं सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा बनाए गए सिलेबस में देखो कितनी बड़ी गलती है। जब ये सिलेबस है तभी मैंने बोल दिया था कि इसमें बच्चे कह रहे हैं, मैंने कहा कि क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। अब 2022 में देख लो, क्या जनरल नॉलेज वर्ल्ड की और इंडिया की कहीं आई है, आई है क्या 2022 के पेपर में? ये गलती से छप गया भाई, अपना तो दिमाग लगाओ। अगर वहां पर कोई लाइब्रेरी साइंस का स्पेशलिस्ट नहीं बैठा जिसने इसको टाइप किया है, तो हम तो लाइब्रेरी साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, आप तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विशेषज्ञ हो। तो यहाँ पर जनरल ये बिल्कुल हटा देना, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस यूज करना, दिस इज नॉट रिलेटेड विद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब यहाँ है जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ये है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की जनरल थ्योरी या सामान्य सिद्धांत, ये हमारे सिलेबस में है और हमसे रिलेटेड है। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की थ्योरी, और थ्योरी में पुस्तकालय का गतिशील सिद्धांत है, या और कौन कौन से सिद्धांत है, विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, विवरणात्मक और गतिशील सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के आदर्शक सिद्धांत। इसमें आएंगे पुस्तकालय वर्गीकरण के कैनन्स, कितने कैनन्स है 43। पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत कितने हैं, पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत कितने हैं 8 हैं, और इसके अलावा मूल सिद्धांत, और वो तो उसके मूल सिद्धांत तो उसके है ना बेटा, कैटेलॉगिंग के है ना, कैटेलॉगिंग के सिद्धांत सूत्र और कानून वो कैटेलॉगिंग में, और पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो कानून है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद कैटेलॉगिंग, सूचीकरण होंगे वो। तो यहाँ पर हम ये सारे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल या आदर्शक सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद वर्गीकरण पद्धतियों की स्पेसीज या प्रजातियां या प्रकार, वर्गीकरण पद्धतियों की प्रजातियां कितनी होती, 6, कितनी होती है 6 होती है। पहली कौन सी होती है परिगणनात्मक, दूसरी लगभग परिगणनात्मक, तीसरी लगभग पक्षात्मक, चौथी मुक्त पक्षात्मक, रिजिडली फैसेटेड, रिजिडली फैसेटेड होती है, यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अबद्ध पक्षात्मक। ठीक है, उसके बाद लगभग मुक्त पक्षात्मक, ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड, और छठी होती है फ्रीली फैसेटेड। तो ये है स्पेसीज या प्रजातियां, वर्गीकरण पद्धतियों की प्रजातियां यहाँ आएंगी। फिर उसके बाद में यहां भी देखिए आप CCEDC लिखा था, ये EDC था, और ये भी मैंने YouTube पे पिछले बार जब ये आया था तब मैंने बोला था ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट EDC। बच्चा पढ़ रहा है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, पढ़ना है तो पढ़ ले भैया। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई जाती है बताओ, संपूर्ण भारत से ये कहाँ कहीं कहीं से बच्चे पढ़ते हैं। अगर सोशल मीडिया में मुझे बता दो कौन सा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है क्या EC? जब तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कैसे आ सकती है बच्चों? कॉमन सेंस तो यूज करो, इट इज DDC नॉट। और पढ़ी होगी कुछ महानुभावों ने तो निकाल के लाए होंगे, कहीं रिसर्च आर्टिकल नोट्स पढ़े होंगे ना कि भैया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंदर छपा हुआ सिलेबस है। मैडम तो क्या है, ये तो पढ़ाने वाली है, लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी है। अब वहां से इतनी बड़ी संस्थान ने जो छापा है
तो गलती थोड़ी हो सकती है भाई। गलती इसलिए हो सकती है आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो या केवीएस हो या एनबीएस हो। बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम सोशल मीडिया पर आकर टीचर्स करते हैं कि देखिए इतनी बड़ी संस्था ने ये पेपर छापा और इतनी बड़ी मिस्टेक की है। बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। अभी हुआ कि नहीं 2022 में राजस्थान लाइब्रेरियन के कितने सारे क्वेश्चंस डिलीट हुए? क्यों होते हैं? सिर्फ टीचर्स, जो बनाने वाले टीचर्स है वो 100% पूरा ध्यान लगाकर उस पेपर को बनाएं तो आप लोगों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा हो जाता है ना उठापटक। केवीएस में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट पेपर में 12 नंबर बढ़ा दिए। मुझे तो लगता है वो गड़बड़ कर दिया उन्होंने। एक्चुअल में ये 152 आई है जो आपकी कट ऑफ, तो इन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट पेपर में बढ़ा दिए 12 नंबर जो कि पहले से इजी होगा, और सेकंड पेपर में 7 नंबर कम कर दिए। तो जिसके ऑलरेडी 136 आ रहे हैं तो उसमें 12 और बढ़ा दो, 140 आ रहे हैं तो 12 और बढ़ा दो, तो 40 आ रहे हैं तो 52 हो गए। और जिसके सेकंड पेपर में बेचारे का मान लीजिए टफ है और ऑलरेडी 140 आ रहे हैं तो 7 और कम कर दो। तो ऐसा कुछ तो हुआ है जो भी है। चलिए, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सीसी, डीडीसी और यूडीसी। अब उसके बाद अंकन। अंकन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकन यानी नोटेशन, अंकन की आवश्यकता है, उसके फंक्शंस हैं और उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद में डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनकी डिजाइन है और उनका विकास है। उसके बाद स्टैंडर्ड सब डिविजन इंडेक्स। स्टैंडर्ड सब डिविजन तो आपको पता है स्टैंडर्ड सब डिविजन किससे रिलेटेड है? डीडीसी से, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से। एंड ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में ये रिसेंट ट्रेंड्स हैं जो पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों में वर्तमान रुझान क्या चल रहे हैं वो ये मैं सबसे बाद में पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी नए आपके कुछ और जुड़ना होगा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग से रिलेटेड वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुल मिला के इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। कुल मिला के इस यूनिट में हमें सीसी पढ़नी है, हमें डीडीसी पढ़नी है, हमें यूडीसी पढ़नी है, और सीसी, डीडीसी, यूडीसी में अंकन पढ़ना है, डिवाइसेस पढ़नी है, उनके जो मेन फीचर्स हैं, प्रमुख विशेषताएं वो पढ़नी है, उनकी प्रमुख जो लाभ हैं वो, उनका कहाँ यूज हो रहा है वो पढ़ना है, और जितनी भी आपकी सीसी और डीडीसी और यूडीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके हमको टेस्ट सीरीज के माध्यम से करना है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि नोटेशन यानी अंकन क्या है और अंकन की आवश्यकता, फंक्शंस और इसकी विशेषताएं, देन आपका जो ये टॉपिक है ये अलग है, यानी कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रिसेंट क्वेश्चंस है वो इसके अंतर्गत आएंगे। एसी नहीं चल रहा क्या? दोनों ही नहीं चल रहे? अब एक मिनट बच्चों, जब आपका ये आ गया है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है अभी बात करते हैं। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इसको हिंदी में लिखा है ग्रंथात्मक विवरण। इसको क्या लिखा है बच्चों? ग्रंथात्मक विवरण या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब जब आपने सबसे पहले ज्ञान जगत को क्या हो गया बच्चों? गर्मी तो हो रही है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आई डोंट नो। हाँ, नहीं चल रहा तो चलवाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी तो बहुत है। देखो बच्चों, अब हम पहले 1 मिनट, सबसे पहले हमने कौन सी यूनिट बताई? मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस में कौन सी यूनिट बताई? ज्ञान जगत की। उसके बाद में ज्ञान संगठन की विधियां। पहली यूनिट कौन सी है? ज्ञान जगत। दूसरी ज्ञान संगठन की विधियां। तीसरी, अब आप उसको जहां आप बैठने वाले हो, जिस पुस्तकालय में आप बैठने वाले हो, उसको आपने समझ लिया। फिर उसको संगठित या व्यवस्थित करने की विधियां जो सीसी, डीडीसी और यूडीसी है वो हमने देख ली। जब आपने उस ज्ञान जगत को समझ लिया, उस ज्ञान जगत को व्यवस्थित कर दिया, तो 100% क्या होगा बच्चों? 100% आपकी किताबें व्यवस्थित होंगी। तो आपकी बुक्स होंगी रीडर्स के पास। आपकी बुक्स कहाँ होंगी? पाठकों के या रीडर्स के पास। जब आपकी बुक्स रीडर्स के पास होगी तो लाइब्रेरी क्या होगी? ज्यादातर, जैसा रंगनाथन कहते हैं कि किसी भी लाइब्रेरियन को
अपनी लाइब्रेरी को पूरा भरा देखकर खुश नहीं होना चाहिए। उसको कब खुश होना चाहिए? जब वो देखे कि लाइब्रेरी में कोई भी बच्चा कोई भी बुक्स नहीं है, ज्यादातर बुक्स पाठकों के पास है, तो उनके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 5 लॉज का पालन हो रहा है। तो हमें अब क्या करना है? जो बच्चे लाइब्रेरी में तब आएंगे जबकि किताबें नहीं है, तो उनको कौन बताएगा कि हमारी लाइब्रेरी में किताबें हैं? सूची। कौन बताएगा उनको कि हमारी लाइब्रेरी में किताबें हैं? ग्रंथों का विवरण। ग्रंथों का विवरण यानी लिस्ट ऑफ बुक्स। तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूची बनानी पड़ेगी या कैटलॉग बनाना पड़ेगा। तो ये कैटलॉग क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और कितने टाइप्स के कैटलॉग होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल फॉर्म यानी कि वो किस पे बनाएंगे? सूची बनाएंगे तो कैसे बनाएं सूची? में रजिस्टर में बनाऊं या कार्ड में बनाऊं या कंप्यूटर में बनाऊं? कंप्यूटर यानी ओपेक के अंतर्गत मैं सूची को तैयार करूं। उसके बाद नॉर्मेटिव प्रिंसिपल यानी सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत। आदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहले आएंगे आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद 4 आएंगे आपके कैटलॉगिंग के लॉज, फिर 4 आएंगे कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल्स, और क्या आएंगे? 9 आएंगे कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। 4 सूत्र हैं, 4 सिद्धांत है, 9 कैनन्स हैं, और उसके अलावा 5 पुस्तकालय के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये सब नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। ये इसका मतलब क्या है? ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के मेन एंट्री में कितने पार्ट है? 6। ACR2 में कितने पार्ट है? 8। पहला पार्ट कौन सा है? ACR2 में पहला पार्ट कौन सा है? कॉल नंबर सेक्शन। तो ये है, हम ये कह रहे हैं ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो, चाहे वो मार्क में लिख रहे हो, वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लिख रहे हो या ACR2 में, तो आप किस प्रकार से लिखोगे? और उसके बाद में करंट ट्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, करंट ट्रेंड्स जो भी आपके वर्तमान रुझान चल रहे हैं सूचीकरण से संबंधित या स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज से रिलेटेड, उसके बाद स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग। यहां पर जितने भी आपके सूचीकरण के स्टैंडर्ड कोड्स हैं, सूचीकरण का कौन सा आया था सबसे पहला कोड? ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आया? 1841। इसका दूसरा नाम क्या है? 91 नियमों की सूची संहिता, 91 नियमों की सूची संहिता। किसने बनाया इसको? एंथोनी पंजी ने। ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जितने भी कोड्स हैं, 9 या 10 कोड्स हैं कैटलॉगिंग के, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख विशेषताओं के साथ। और करंट ट्रेंड्स हम इसमें भी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी कैटलॉगिंग से रिलेटेड कहीं कोई सेमिनार हो या जो भी करंट आपके क्वेश्चंस है वो हमारे सारे ऐड हो जाएं। और लास्ट है आप देख रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ भी नहीं है क्या कुछ? और फिर ये मत कहना ये एजुकेशन साइकोलॉजी लाइब्रेरी साइंस में है, इतना तो पता है। ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड तो नहीं है, ये सब्जेक्ट अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड विद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये विषय वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, इसको यहां कर देना चाहिए था, ये तो सही हो जाता। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आएंगे, यहाँ पर विषय वर्गीकरण के सिद्धांत। अब चलिए, तो अब हमने आपके
सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लिया। यहाँ पर आपके हाथ में सिलेबस है, एक बार सरसरी निगाह से इसको पढ़ डालिए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी सिलेबस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सरसरी निगाह से पढ़ डालिए। और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो यू हैव टू आस्क, क्योंकि ये इसको मैं क्या मानती हूँ, इसको मैं कहती हूँ ये हमारा लक्ष्य है जिसको हमें भेदना है। तो इस लक्ष्य को पता होना चाहिए हमें कि है क्या ये। कोई भी टॉपिक आपको, जैसे मैंने जो मेरे को लगा ये एजुकेशन साइकोलॉजी किधर आएगी, ये लाइब्रेरी साइंस का नहीं है, इसको कैसे करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप समझ लोगे ना पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। विषय वर्गीकरण के सिद्धांत है वो, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो विषय वर्गीकरण के सिद्धांत में नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन 43 तो कैनन्स आएंगे, 4 पक्षानुक्रम के सिद्धांत आएंगे, अभिधारणाएं आएंगी 13 अभिधारणाएं हैं, पोस्टुलेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे पढ़ाती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि वो इसी यूनिट से रिलेटेड है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है पिछले पेपर में। हाँ, पिछले पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे उनका क्या होगा, उनके लिए आपको मैं ऑलरेडी 5000 वन लाइनर क्वेश्चन की बुक प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ठीक है, I already provided you the book of 5000 one liner questions. Listen to me first. पहली चीज तो आपको उस किताब से बाहर नहीं जाएगा। आप 2022 का क्वेश्चन का पेपर उठा लीजिए, 5000 वन लाइनर बुक है वो पढ़िए, प्लस जो जनवरी में हमारी केवीएस वाले बच्चों की क्लास थी मैनेजमेंट, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और बाकी जो भी है आउट ऑफ सिलेबस, आप वो भी पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिनका टारगेट ही राजस्थान लाइब्रेरियन है वो ज्यादा वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आपके केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस 10 क्वेश्चन के पीछे सेम उतना टाइम खराब ना करें कि आपके 70 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ छूट जाए। डोंट वेस्ट। स्ट्रेटेजी मैं बताने आई हूँ, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी ये है कि वो 10% क्वेश्चन आप बुक से कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप 100 घंटे का वीडियो देख रहे हो वो आपको प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप उस पार्ट को 10% पार्ट को बुक से कवर कर लीजिए। देखिए आपको जब, अगर मैंने ये बोला है कि स्ट्रेटेजी, तो इस स्ट्रेटेजी में फिर से उठा के देखिए 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, 10 से ज्यादा नहीं है, पेपर उठा के कल आप ले आना, 10 से ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। तो आउट ऑफ सिलेबस 10 नहीं है तो उसके लिए आपको डोंट वेस्ट योर टाइम। और ये जो आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है ना, वो इस पार्ट का डबल है, तो वो डबल है, तो वो डबल 10 के लिए हम 200 घंटे क्यों खराब करें अपने, बुक से पढ़ो ना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप खुद निशान लगा के लाओ ना, खुद निशान लगा के लाओ। पेपर है बट ये नहीं पता कि सिलेबस में से कौन से नहीं। डीमोटिवेट तो आप होगे, मैं कह रही हूँ आप बुक पढ़ो, बार बार मैं कह रही हूँ कि बुक पढ़ो, बार बार मैं कहती हूँ कि आपको हर दिन बोलती हूँ मैं कि आउट ऑफ सिलेबस के लिए आप बोलते हो सिलेबस। यूट्यूब पे भी बच्चे पूछते हैं मैडम ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नहीं है भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। अब आप मुझे एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर दिखा दो, आपके जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उनको टच करो और 5000 क्वेश्चन में से आंसर मैं बता दूंगी आपको कौन से का कहाँ मिलेगा। इसके अलावा नहीं, बात 150 और 100 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आपको टाइम भी, आपको स्ट्रेटेजी भी तो करनी है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। मैं आपको कभी भी, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम आ जाता है 1 महीने पहले मैं बोल देती हूँ कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ऑल्सो। आपको सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई स्पून फीडिंग कर करके आपको दे देगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। और देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम है तो मैडम कंप्यूटर भी हो जाए। तो देखिए अगर सबसे पहले नौकरी लग जाइए, एनटीए यूजीसी नेट हर 6 महीने में होता है, इस तैयारी से हो रहा है तो हो जाने दीजिए, वरना भागिए मत, इधर उधर दौड़ेंगे आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए। लास्ट ईयर के पेपर्स करिए, दैट्स ऑल। अभी 13 जून वाले के लिए आप, आपका सिलेक्शन कहीं भी इसीलिए नहीं होता कि इधर भी जा रहे हो, 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 तो मैं खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, नहीं पता ना। पटवार भी भर देते हो, कंप्यूटर अनुदेशक भी भर देते हो, वन रक्षक भी भर देते हो, और कोई नर्सिंग का भी ले आते हो कहीं कहीं से डिग्री,
और वो नर्सिंग का भी भर देते हो, क्योंकि डिग्रियां भी तो बाजार में पैसे से मिल रही है। यू आर नॉट फोकस्ड। आप बहुत कोशिश करते हो इधर उधर भटकाने की, मुझे भी, बट मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं बार बार इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको भी ऐसे रहना बच्चों। हाँ, दूसरी वाली यूनिट का 5वां टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। अभी तो बताया मैंने, क्या लिख रखा है मैंने अभी भी तो बताया कि जो आप डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन, ग्रंथों का विवरण दे रहे हो सूची में, तो वो कौन से स्टैंडर्ड से दे रहे हो, कौन से मानक से दे रहे हो। अगर आप दे रहे हो मार्क 21 से, तो मार्क 21 में पहला कोड कौन सा आएगा, 000। 100 नंबर पे क्या आएगा, 200 में क्या आएगा। अगर आप क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से दे रहे हो तो पहला सेक्शन कौन सा है, लीडिंग सेक्शन। अभी मैंने आपको ACR2 का एग्जांपल दिया कि ACR2 में पहला सेक्शन कौन सा है, कॉल नंबर सेक्शन, और 8वां सेक्शन कौन सा है। तो यही तो है मानक। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन यानी कि जो प्रलेख है उसका विवरण लिख रहे हो, तो उसके स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से आप उस डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखोगे। और बताएं, और किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर हम पढ़ाना शुरू करें। वन लाइनर बुक है का, निशा मैम एक बार ले आएंगी तो मैं दिखा दूंगी। तो आप वो निशा मैम से देख लेना, उनके पास है, निशा मैम के पास होती है हमेशा वन लाइनर वाली बुक, निशा मैम के पास है, उनसे एक बार देख लेना। बच्चों मैं आपको ना बिल्कुल सही राय दे रही हूँ। तुम्हारा टारगेट क्या है ये बताओ, तुम लाइब्रेरियन बनना। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितने बच्चे एनटीए यूजीसी नेट के लिए यहाँ बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। जिनका लक्ष्य है एनटीए यूजीसी नेट पास करना है, लाइब्रेरियन राजस्थान से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मुझे हाथ ऊपर कर दो, जो कौन से ऐसे बच्चे जो एनटीए यूजीसी नेट पास नहीं। मैं उनको भी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है ना। पता है क्या चाहते हो आप सही बताओ, आप लोगों को एक्चुअल में आप लोगों की गलती नहीं है, सपने छोटे नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है। मैं बताऊं, देखो सच में एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जब मैं पढ़ाती हूँ ना कोई चीज, तो आपको ऐसा लगता है कि मैडम हर चीज पढ़ा दे। मैं बताऊं, सही बता रही हूँ मैं, ये आपका नहीं, हर बैच के साथ होता है। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपका जब बैच की समाप्ति का दौर आता है ना, तो आप सोचते हो कि ये चीज भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से समझ आ जाएगी क्लास में और याद रहेगी। ये आपको ये लालच रहता है कि अगर मैम बताएंगी तो मैम इस तरीके से समझाएंगी कि हमें वो चीज याद रहेगी, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं समझा भी दूंगी, लेकिन बच्चों अभी वो टाइम नहीं है समझने का। जब भी हमें लगेगा, अगर राजस्थान लाइब्रेरियन का सिलेबस में मैनेजमेंट या फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी या रेफरेंस आती है, मैं आपको वादा करती हूँ यहाँ बैठे जितने सभी बच्चे इससे भी बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी मैं। और अगर नहीं आ रही है तो 10% के लिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये 70% हमने छोड़ दिया ना, तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। इसलिए नेट वाले बच्चों को भी बोलती हूँ कि 10-20% आपका बाहर जा रहा है, जाने दो उसको। बच्चे वो 20% को पकड़ के, एक क्वेश्चन आ गया बाहर से, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, उसका सर से लेके पैर तक निकाल लेंगे। अरे भाई ये तो आ गया क्वेश्चन, अब अगले साल ये थोड़ी आना है। आएगा क्या, नहीं आएगा ना, कुछ और आएगा। तो तुम उस 20% के लिए अपना 80% भी तो गवा देते हो। स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाते हो तुम लोग। उस 80% में बताओ एनटीए यूजीसी नेट की कितनी कट ऑफ आती है, 60 से 65। मैं मैक्सिमम बता रही हूँ 60 से 65 जनरल की, इससे ऊपर नहीं जाती। 60 या 65 मैक्सिमम जनरल स्टूडेंट्स की, 60 एनटीए यूजीसी नेट या 65। अब मुझे बताओ, ये 60 और 65 के लिए आप क्या करते हो, वो 20% क्वेश्चन पकड़ के बैठे होते हो, ये सिलेबस से बाहर आए थे। अरे भाई अगर तुमने वो 80% किया होता तो 60-65 तो 80 में से भी आ जाता ना आपका। फिर क्यों उस 20% को पकड़ के बैठे होते हो। कोई ने यूट्यूब पे कहीं किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन करा दिया जो आपने पहली बार देखा है, आपका फेवरेट टीचर हो जाता है वो। ये क्वेश्चन तो हमने जिंदगी में कहीं देखा ही नहीं,
मैंने बहुत सारे टीचर जो 2018 की वैकेंसी में नए नए टीचर बने थे, उनको मैंने पॉपुलर होते हुए देखा कि ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं। अरे भाई, तो ये कहीं आया ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आया, ना आना है, इसलिए तूने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के। और वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता कौन है और प्रबंध का किसने शुरुआत की है? तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। आप लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं पता। आज मैं फिर से स्ट्रेटेजी बताने की बात कर रही हूँ। अब अगर सिलेक्शन लेना है, बातें बंद करो। बहुत सारे पता नहीं प्रबंध के पिता में कौन ढूंढ लाया था, जाने वो कौन सा व्यक्ति, और वो मुझे पढ़ा रहा है, मैडम आपने ये नहीं पढ़ा है प्रबंध का पिता। भाई ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। उठा के मैंने देखा, कहाँ से तू किताब आर्टिकल देखे, रिसर्च आर्टिकल देखे? नहीं, कोई किसी लोकल बुक में लिखा हुआ था प्रबंध का, वो कोई है। फिर मैंने मेरे प्रबंध वाले जो मेरे सर है उनसे डिस्कस किया। वो बोले डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट विनीता, दिस इज बिल्कुल सिली क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन है, ये कहाँ से तुम उठा के देख रही हो? तब मुझे समझ में आया। हम तो आज भी अपने जो गुरु हैं उनसे राय लेकर पढ़ते हैं। अब आप लोग प्लीज स्ट्रेटेजी बनाइए, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। जिनको एनटीए यूजीसी नेट करना है उसके लिए मैं बता रही हूँ, पुराने पेपर करिए, 13 जून को पेपर है आपका। और फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान या अंसारी वाली बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको नहीं, एनटीए यूजीसी नेट तो नहीं निकलेगा, बहुत शॉर्ट में होता है मैटर, उसमें बहुत कम होता है। इट इज नॉट सफिशिएंट विद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 3rd ग्रेड वैकेंसी ऑल्सो। केवीएस मदान और अंसारी 2 बुक है फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए तो या तो अरिहंत की देख लेना, बट वो इंग्लिश में है दोनों, बस अरिहंत, हिंदी में नहीं है, मुझे नहीं पता हिंदी में है। चलो अब हम आते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए। नहीं, कोई टाइम नहीं हुआ, अभी एक थोड़ा सा तो पढ़ा लें। आज मुझे पढ़ाना वैसे यही था इनको। देखो, थोड़े से लालच में अपना करियर बर्बाद नहीं करो, मैं आपको बिल्कुल सही राय दे रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर नहीं भटको, अपने सिलेबस ही देना है। जिनको केवीएस, जिनका टारगेट है, लक्ष्य है, वो केवीएस अपना टारगेट लेकर चले। जिनका लक्ष्य राजस्थान लाइब्रेरियन है, वो राजस्थान। आपका जो लक्ष्य है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले नौकरी लगना जरूरी है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं इस लाइब्रेरी साइंस में जो 21 साल की उम्र में डिप्लोमा के साथ, अभी बैचलर नहीं हुई लेकिन 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन बन चुके हैं। और आप यकीन मानिए कि जब वो अपने उम्र के रिटायरमेंट के पड़ाव पर होंगे तो वो आपसे कहीं बहुत ज्यादा आगे होंगे, क्योंकि आप बहुत पीछे भी ऑलरेडी हो। तो पहले आप जॉब पकड़ लीजिए, जॉब के बाद में 3rd ग्रेड आने के बाद 2nd ग्रेड, नेट, फिर कुछ जो मर्जी करो। पहले सबसे पहले ज्यादा डिग्रियां लेने वाला से कोई फायदा नहीं है। मेरे पास भी बहुत डिग्री है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। जॉब का एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत फायदा देगा। तो पहले कहीं ना कहीं अच्छी जगह नौकरी पकड़ लीजिए। ये डिग्रियां लेते लेते कहीं ऐसा ना हो कि हम ओवर एज हो जाए, है ना। नेट करते करते ऐसा ना हो कि हमारी ये लाइब्रेरी, ये 3rd ग्रेड की उम्र निकल जाए। तो उससे पहले पहले हम वो जॉब ले लें। अब ज्ञान जगत की हम बात कर रहे हैं, तो ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, देखिए मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा सा। ज्ञान जगत या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सुनिए बच्चों, ये ज्ञान जगत क्या है? जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित किया जाता है वो है ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब जो जिसको हम जानते हैं। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज है अनजान से जानने की प्रक्रिया। यदि आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप परिचित नहीं हैं, तो व्यक्ति या वस्तु से परिचित हो जाना ही ज्ञान है। नॉलेज मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु से परिचित हो जाना ही ज्ञान है। इसको हम एक लाइन में बोलेंगे तो ज्ञान का मतलब है, नॉलेज का अर्थ है जानने की प्रक्रिया। नॉलेज मीन्स ज्ञान, और ज्ञान मतलब जानने की प्रक्रिया। लिखिए, ज्ञान का अर्थ है
लिखिए, नहीं लिखोगे? अरे तुम चुपचाप। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद करें। अभी पढ़ना है आपको?